देखो चैप्टर है रिजर्व एंड प्रोविजंस। देखो रिजर्व एंड प्रोविजन क्रिएट करने का पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट हो रहा है अकाउंट्स का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोला था? ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि बिजनेसमैन যে আছে সে বিজনেসের রেকর্ডিং কিভাবে করে कि वो बिजनेस कंटिन्यू चलाते থাকবে foreseeable period and there is no intention to close down the business। उसका कोई इंटेंशन नहीं कि बंद करेगा। अब फ्यूचर तक चलाना में लॉन्ग टर्म के बारे में हमको सोचना है अकाउंट्स में। जब अकाउंट्स में जब लॉन्ग टर्म हम ये सोच के नहीं बिजनेस में रिकॉर्डिंग करिए कि मेरा कल हम बंद कर देंगे, ठीक है। हमको रिकॉर्डिंग ये सोच के करना है कि मेरा बिजनेस कंटिन्यू चलते रहेगा और फॉरसेबल पीरियड तक चलेगा। इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो यहां पर वही बोला है ना, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हैंस टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। अब हम फ्यूचर तक हम उसको 10 साल से हमको उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ एसेट्स एक्वायर करना पड़ेगा। जो एसेट्स हम एक्वायर कर रहे हैं उसका तो हमको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। तो हम पूरा पैसा इस सब खर्चा नहीं दिखा सकते, ठीक है। उसी तरह बहुत सारा को हम ड्यू में हम जब बेचते हैं, सेल्स करते हैं या उसमें कुछ मेरा सेल्स में हर कोई पेमेंट कर देगा, डेटर्स जो भी डेटर्स को सब पेमेंट करता है। फ्यूचर में हो सकता है उससे कुछ कंटीजेंसीज रहता है। कंटीजेंसी मींस मे और मे नॉट बी हैपन। कुछ कंटीजेंसीज भी होता है फ्यूचर में, किसी के साथ एग्रीमेंट किए, फ्यूचर में वो सक्सेस हुआ तो बेनिफिट होगा, नहीं हुआ तो फिर लॉस में क्रिएट करेंगे। तो फ्यूचर में बहुत सारा कंटीजेंसीज रहता है। तो हैज टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर नॉट ओनली करंट कंटीजेंसी फ्यूचर बट आल्सो फ्यूचर कंटीजेंसी शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। শুড অলসো বি কনসিডার। কারেন্ট কন্টিজেন্সি মানে এই বছরে কি হতে পারে না সেটা নিয়ে আমরা কিভাবে ভাববো। কন্টিজেন্সি মানে जो अभी हुआ नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और फ्यूचर कंटीजेंसी तो हियर प्रोविजन एंड रिजर्व आर सच कंसीडरेशन माने वो पैसा जो प्रोविजन और रिजर्व के लिए यूज हो रहा है व्हिच एक्चुअली रिलेट विद द फ्यूचर नीड्स, जो फ्यूचर नीड्स फॉर अ पार्ट ऑफ करंट अर्निंग। आज का डेट है এই বছরের আর্নিং, কারেন্ট ইয়ারের আর্নিং এর টাকা থেকে আমি ফিউচারে কন্টিজেন্সি কে আমি মিট করছি, ওটার মধ্যে রিজার্ভ এন্ড প্রভিশনে আমরা কিছু করতে পারবো, ঠিক আছে। রিজার্ভ কি আছে? প্রভিশনটার পরে প্রথমে রিজার্ভটা বলে নাও। রিজার্ভ ইজ দি অ্যামাউন্ট সেট অ্যাসাইড, বের করে নেওয়া হয়, আলাদা করে রাখা হয় রিজার্ভের জন্য কাট থেকে আউট অফ প্রফিট। তাই রিজার্ভের টাকা কাট থেকে বের করা হয় আউট অফ কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে বের করছি। For a specific purpose, reserve दूर होना है for specific purpose, for general purpose और for strengthen the financial position। कभी-कभी जैसे जिसका बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो आदमी उसको पूछेगा ज्यादा क्यों, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास पैसा बहुत है, वो तुमको खाली बस खाना अकाउंट में तुम रखो पैसा, तुम्हारा अपने आप इमेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल तुमसे सब डील करे, कोई भी तुमको उधार देने के लिए इसका बैंक बैलेंस अच्छा है, बैंक में जाएगा लोन लेगा, वो देगा ओ 10 लाख का एफडी 5 लाख का लोन दे देगा, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो गया। उसी तरह किसी कंपनी का जनरल रिजर्व ज्यादा हो तो उसको लोन भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सप्लायर माल नहीं पड़ा सोचेगा नहीं, क्योंकि पता है कि इसका कैपेसिटी है पेमेंट करने का, समझे। तो रिजर्व में पैसा तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी स्ट्रांग कर रहा है, समझ में आया कि बोलते वाला বুঝতে পারলি তো कि তোমার যদি রিজার্ভে টাকা থাকে তো তুমি কি হবে ফিউচারে কখনো তুমি স্ট্রং আছো, নতুন অপরচুনিটিকে গ্র্যাব করতে পারবে। কেন আমার যেমনি আছে কি আমার রিজার্ভে যদি টাকা যেমনি আমি দেখলাম কি হ্যাঁ টেলিকম বিজনেস এখন হিউজ অপরচুনিটি, এয়ারটেল আছে, ভোডাফোন আছে, আর অন্য কোনো বড় নেই, তো আমার কাছে প্রচুর রিজার্ভ আছে, আমি রিজার্ভ থেকে একটা নতুন বিজনেস দাঁড় করে দিলাম, জিও ফ্রিতে দিয়ে দিলাম, এক বছরে ফোনকে ফ্রিতে আমি ইউজ করতে। এই যে ফ্রিতে ইউজ করতে দিলাম পুরো মার্কেটে ক্যাপচার করলাম, এটার জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন। তো আমার যদি টাকা না থাকতো আমি কি হিউজ ইনভেস্টমেন্ট নতুন বিজনেসে করতে পারতাম? এই যে ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হলে কি হচ্ছে নতুন অপরচুনিটি গ্র্যাব করলো, मार्केट को कैप्चर कर लिया, अब कमा रहा है ना वो, लेकिन उसके लिए तो वो पैसा भी चाहिए था ना जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फ्यूचर में उसको अपॉर्चुनिटी पता चलेगा कि सबको अब नेट से मोबाइल का बिजनेस में जब देखा कि ये वाला जो हो रहा है रिवॉल्यूशन चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन में इंटरनेट का, तो इस युग में सबको चाहिए इंटरनेट, तो हमको इस बिजनेस में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो मेरे पास रिजर्व था, उतना बड़ा कंपनी थे कि हम इंटरनेशनल कंपनी एयरटेल डोकोमो को वोडाफोन को हम मात दे के हम अपना एक मार्केट खड़ा किए। लेकिन अगर यदि रिलायंस के पास पैसा नहीं होता, रिजर्व नहीं होता, क्या वो कर पाता नहीं। तो ये इसलिए तो फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर, जिसका पास अपॉर्चुनिटी, जिसका पॉकेट में पैसा होता है ना वो बोल देता है कि अच्छा तुम्हारा पास माल है, जितना माल है हमको दे दो, हम तुमको 50% दाम में पूरा माल खरीद लेता है। लेकिन जो 1-2 पीस ले जाता है उसका 50% डिस्काउंट दे पाएगा
नहीं दे पाएगा। जिसका पैसा होता है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है, लोन में भी सस्ता रेट में, क्योंकि उसको पता है कि वो सिक्योर है, पैसा मिल जाएगा हमको। एफडी के अगर लोन लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो खर्चा भी कम पड़ा। और जिसका पास पैसा का नहीं है पॉकेट में, उसको उल्टा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो फ्यूचर का तुमको यदि अपना पोजीशन ठीक करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो तुमको रिजर्व का जरूरत पड़ेगा। तो रिजर्व दो चीज के लिए करता है, पैसा हटा कर रखा जाता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट দিয়ে টাকা বের করে इसे जो है फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। बोलो क्लियर हुआ? अब कुछ पॉइंट, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है? There are two types of profit activity. One is, there are two types. One is charge against profit. Another is appropriation of profit. Charge against profit means whether it is profit and loss, you should charge that expense or that amount against profit. माने profit के against में, यानी profit हो या ना हो, तो वो पैसा शो करना है, profit reduce कर लेना है। लेकिन appropriation of profit में after profit एक बार निकल गया, उसके बाद इसको यानी profit नहीं है तो ये नहीं है, only profit होगा तभी जाके इसको अलग कर पाओगे, लॉस होने पे नहीं कर पाओगे। यानी ये कंपल्सरी खर्चा नहीं है जो हटाना होगा, ये उसी वक्त हटाना होगा। তুমি ব্যাংকে তুমি সেভিং থেকে সাইডে করে রাখবে, তখন তোমার ইনকামটা খরচা থেকে বেশি হবে তখন না। তাই এটা फ्यूचर जो फ्यूचर प्रेजेंट की होगा ना, फ्यूचर देखेंगे, प्रेजेंट में खाने का पैसा नहीं, फ्यूचर का पैसा सेव करके रखेंगे। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब किसको बोलते हैं? जो प्रॉफिट होने पे ही यूज होता है, किया जाता है, लॉस होने पे इसको नहीं चार्ज करना है, समझे? यानी ये कंपल्सरी खर्चा, ये खर्चा या एक्सपेंसेस कहते हैं, इसको एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसको खर्चा नहीं बोलेंगे, इसको एक्सपेंसेस नहीं, इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, बांटना बोलेंगे। प्रॉफिट बोलो ताकि डिस्ट्रीब्यूट করা, রিজার্ভে ডিস্ট্রিবিউট করব, ঠিক আছে? তাকে পার্টটা থেকে তারপরে টাকাটা প্রফিটে ডিস্ট্রিবিউট করব, বুঝতে হবে? ইট ইজ আ ওয়ান টাইপ অফ রিটেন আর্নিং। পড়েতে রিটেন আর্নিং ইজ দ্যাট পার্ট অফ প্রফিট which is not distributed among the partner or owner but to retain the business for future contingency। 11 में पढ़े थे रिटेन अर्निंग, ठीक है? रिटेन अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा, यानी प्रॉफिट होगा तभी ना, प्रॉफिट नहीं होने से नहीं होगा। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मालिक को देने की जगह फ्यूचर के लिए यूज करने के लिए रखा जाता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने হচ্ছে রিটেন আর্নিং। প্রফিট মানে এপ্রোপ্রিয়েশন কম্পালসারি না, প্রফিট হলে তখন যাকে যা জিনিস প্রফিট হলে হবে, না হলে হবে না, that is called appropriation। আর যেটা কম্পালসারি, যেমনি বিজনেসের স্যালারি পেমেন্ট, এটা কম্পালসারি, প্রফিট হয় লস হয় তারপরে বের হবে, রেন্ট পেমেন্ট তারপরে, ডেপ্রিসিয়েশন তারপরে হবে প্রফিট বা লস, দেখো, বিকজ দে আর চার্জ अगेंस्ट প্রফিট। বাট জেনারেল রিজার্ভ ইজ দি appropriation of profit। প্রফিট হলে जनरल रिजर्व क्रिएट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, कोई भी तरह का रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये कंपलसरी नहीं है, ये तभी होगा, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होने पे होना, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसको ही बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। बोलो क्लियर हुआ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले हैं? इट इज सेट दैट साइड टू मीट अ लायबिलिटी एज एंड व्हेन इट अराइज। फ्यूचर में जो लायबिलिटी अराइज होगा उसको मीट करने के लिए ये पैसा यूज होता है। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोल कर एक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तुम लोग को 12 का हो गया, उन लोगों को समझना है। फ्यूचर डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट issued by the company getting amount from the public as a loan, लेकिन लोन को तो फ्यूचर में पेमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे ही उसका मैच्योरिटी डेट आएगा उस दिन जब रिडीम करोगे तो वो रिजर्व का पैसा यूज करके फ्यूचर से उसको पेमेंट कर दो। तो रिजर्व के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोल के एक अकाउंट खोले, उसमें क्या किए, जब प्रॉफिट हो रहा था इस बीच में, जब तुम पेमेंट के पहले तुम्हारा जो साल का प्रॉफिट हो, उस साल का प्रॉफिट का पैसा रख के वो फ्यूचर में लोन लिए, वो फ्यूचर में पेमेंट करना उसको, तो उसके लिए रिजर्व करके साइड में लगा कर, उस रिजर्व का नाम क्या है? रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो लायबिलिटी है ना डिबेंचर, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, है ना? लोन सर्टिफिकेट, लोन की হয় লাইবিলিটি হয় তো বার্ডেন তো, তাহলে স্পেসিফিক পারপাস হলো না, ওই টাকাটা কিন্তু অন্য কাজে ইউজ হবে, ঠিক আছে? যেমনি তোমাদের স্কুলে ফিস বুকে দেখলে লেখা থাকে बिल्डिंग फंड, फंड इज व्हाट टाइप ऑफ रिजर्व, वो पैसा जो होगा स्कूल को यूज करना होगा बिल्डिंग का ही एक्सपेंशन, उसका रिनोवेशन, इसमें समझे? उससे सैलरी नहीं देना, ये लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा देती ना, समझ में आया? तो मीट लायबिलिटी एज एन एंड, जिस दिन अराइज होगा उस दिन उस लायबिलिटी को पेमेंट करेगा, रिजर्व में पैसा रख दिया ताकि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ, कोई बर्डन आया तो उसको पेमेंट करेगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट यूज्ड टू मीट एग्जिस्टिंग लायबिलिटी एंड डेप्रिसिएशन। करंट जो लायबिलिटी है उसके लिए, फ्यूचर के लिए होगा रिजर्व क्रिएट करना, करंट के लिए नहीं, ठीक है? बट
টু মিট নোন এন্ড আননোন কন্টিজেন্সি। নোন মানে আমি ডিবেঞ্চার রিডেমশন হিসাব নোন আছে, আমি লোন নিয়েছি তাহলে আমাকে পেমেন্ট করতেই হবে, এটা আমার জানা। কিন্তু কিছু কিছু অজানা যেটা আমি আগে থেকে জানি না, কোনো এমনি কন্টিজেন্সি এসে গেল, এমনি কোনো জিনিস এসে গেল যার জন্য আমার টাকা প্রয়োজন হচ্ছে, সেই টাকাটাও আমি এই রিজার্ভ থেকে ইউজ করতে পারি। বুঝতে? এই রিজার্ভ মিন্স রিজার্ভ অনেক ধরনের হয়, জেনারেল রিজার্ভ আছে, স্পেসিফিক রিজার্ভ থেকে না, জেনারেল রিজার্ভ বলে একটা আছে যেটা আননোন জন্য ইউজ হয়, ঠিক আছে? फिर एग्जांपल जनरल रिजर्व, नाम ही जनरल আছে, এই সব কে হেল্প করতে পারে জেনারেল রিজার্ভ। ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশন রিজার্ভ, এটা হয়ে গেল স্পেসিফিক রিজার্ভ। ফিউচারে আননোন করে একজন ওয়ার্কার কাজ করছে ফ্যাক্টরিতে, হাত কেটে গেল, ওর বাড়িতে কম্পেনসেশন দাও, ওর জন্য আমি আগে থেকে আমি ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি, আমার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর আছে, আমি জানি কি অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, আমি ওর জন্য একটা আলাদা রিজার্ভ রেখেছি কি ওয়ার্কারদের ফিউচারে কারো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তাকে পেমেন্ট করার জন্য আমি একটা রিজার্ভ ক্রিয়েট করলাম, যার নাম কি রাখলাম? ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশন রিজার্ভ। এবার কোনো কারণে ফিউচারে ওয়ার্কারদের কোনো জিনিস, এটা তো মানে একটা লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, তোমাকে রাখতে হবে, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কোনো সেক্টরে জন্য লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট, তোমাকে রিজার্ভ ক্রিয়েট করতেই হবে, কোম্পানি ল বলা আছে। তাহলে এই যে রিজার্ভ রাখা হলো, এই রিজার্ভ থেকে ওয়ার্কারের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো তার ফ্যামিলি মেম্বারকে কম্পেনসেশন দেওয়া, তার ডেথ হয়ে গেল কাজের মধ্যে, কারোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তার যে পেমেন্ট করা হচ্ছে সেটা এই রিজার্ভ থেকে হবে। এটা হতেও পারে নাও होते पारे, फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी तो हो सकता है, कंटीजेंसी है ना, कंटीजेंसी मींस की ये जिनिस হতেও পারে, मे बी मे नॉट बी हैपन इन द फ्यूचर, ঠিক আছে? অ্যাক্সিডেন্ট হবে, টাকা রাখলেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে এমনি তো কিছু না। নেক্সট অ্যাসেটস রিপ্লেসমেন্ট, আমি লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমি এটা আলাদা, আমি ওটা রিজার্ভ ওটা আমার রেকরিং খরচা আছে। অ্যাসেটস রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ, অ্যাসেট আমি একটা 10 কোটি টাকার একটা অ্যাসেট পারচেজ করলাম আমার ফ্যাক্টরির জন্য, ঠিক আছে? এবার এই যে অ্যাসেট তার একটা লাইফ হয় 20 বছর 25 বছর 10 বছর, আমি জানি 10-20 বছর পরে ফের কত 10 কোটি টাকা আমি এই এখন এই মেশিনকে ইউজ করে তো আমি আর্ন করছি, এই মেশিনকে এখন ইউজ করে যখন আমি আর্ন করছি, ওই আর্নিং টাকা প্রফিট থেকে আমি যদি টাকা আলাদা করে রাখি তো 25 বছর পরে যখন আমার আবার আমাদের যে 20 লাখ 10 কোটি দাম 20 কোটি হয়ে যাবে इन्फ्लेशन का, তাহলে আমার একটা টাকা তো আমার অত হিউজ बर्डन নিতে হবে। हम यदि पहले से ही हम लोग साइड करके रखते गए पैसा, तो जिस दिन वो खराब होगा उसके पास मेरे पास रिप्लेसमेंट का रिजर्व आ जाएगा, उससे अच्छा क्वालिटी का मशीन खरीदेंगे। नहीं तो एक अचानक बहुत बड़ा बर्डन फिर लोन लेके फिर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा बड़ा सा, समझ में आया? সিন্স ইট ইজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন যত চার্জ এন্ড প্রফিট হয় সেটা পিএল অ্যাকাউন্টে লেখা যায়, তো তখন প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে, প্রফিট এন্ড লস মানে কম্পালসরি খরচাগুলো বা প্রভিশনস জন্য, ঠিক আছে? অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রফিট মানে হচ্ছে যেটা কম্পালসরি না, প্রফিট হলে লেখা হবে, প্রফিট না হলে এটা হবে না। তাহলে সিন্স ইট ইজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রফিট, সো ইট ইজ নট রেকর্ডেড ইন পিএল অ্যাকাউন্ট, ইট ইজ বাট ইট ইজ রেকর্ডেড ইন দ্যাট প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। কোথায়? প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট, এটা পিএল অ্যাকাউন্টে যাবে না, ঠিক আছে? তো পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বল, বুঝতে পারলে? নেক্সট, it creates to sell through difficult financial period। आज बहुत बड़ा कंपनी, तुम लोग कोरोना देख के डिफिकल्ट पीरियड देख रहे हो, बड़ा कंपनी बंद हुआ, जिन लोगों के पास अच्छा रिजर्व नहीं था, लेकिन जो बड़ा कंपनी था, जो बड़ा कंपनी था जिसके पास अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ कर बहुत सारा रिजर्व था, उन्होंने क्या उस समय को ना क्या दूसरा जो उस समय का बिजनेस था उसमें चेंज होकर अपने को फ्लेक्सिबल करके और एक्सपेंड कर दिया, मार्केट छोटे छोटे प्लेयर्स को सबको भगा दिया, यानी जो लोग रिजर्व नहीं रखा था उन लोग अपने एम्प्लॉय को भगा दिया, और जो लोग इनके पास रिजर्व था उन लोग क्या किया, एम्प्लॉय को अपने पास रख के उन लोगों को पेमेंट करके घर पे बैठा के पैसा दिया कि वो फ्यूचर में कुछ और जरूरत है, घर पे वर्क फ्रॉम होम करो, जो भी करो, ठीक है? तो काम यूज किया, लेकिन फ्यूचर का और कोई तो लाइन ऑफ बिजनेस ही चेंज कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया बिजनेस को, लक्ष्य को जी, ठीक है? तो जानता है वो क्या करने लगे, मास्क बनाने लगे, ठीक है? तो फिर बहुत सारे क्या हो गया था उस समय, जितना भी किट है जो यूज होता था कोरोना में, वो सब बनाने का बिजनेस में आ गया, जिनके पास रिजर्व में पैसा था तभी ना इतना जल्दी चेंज किया, अपने आप को शिफ्ट किया कि अभी क्या है, इस समय तो खाली बैठा के पैसा हमको कमाना होगा, ठीक है? अब बहुत ज्यादा ह्यूज रिजर्व था, उन लोग यदि एक साल बिना कुछ किए वर्कर लोग पेमेंट किया, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी, कि तुम्हारे दुख के समय हम है, बिजनेस बंद नहीं होगा,
इसलिए वो जो बॉन्ड बन जाता है ना फ्यूचर में, फिर उसका पैसा काटेगा उसी पैसा से जो दिया है, बिना काम किए हुआ पैसा जो दिया है, हाफ पैसा दिया जो भी दिया है, उसको कुछ अच्छा या एक्स्ट्रा काम करके उससे ले लेगा। लेकिन जो रिलेशन बन गया ना, खराब समय में पैसा दिया है, एक रिलेशन बन जाता है ना, इसलिए उसको याद रखते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ट्रस्ट आ जाता है। लेकिन अगर रिजर्व में पैसा ही नहीं रहा तो दिखाएगा डायरेक्ट सरेंडर, काम दे तो टाका नहीं। बहुत सारे स्कूल में टीचर चलो किसी को पैसा ले देना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन रिजर्व में पैसा होने से घर बैठ के ऑनलाइन क्लास क्या हुआ, जैसे स्कूल था उस सब लिखा गया कि नहीं, बाकी जो अच्छा स्कूल वगैरह ये सब कब नहीं दे रहा था उस समय हमको सही नहीं दिखा, एक जन देखा एक दिन भी नहीं देखा, समझ में। तो क्या बोले कि प्रोफेसर इट क्रिएट सेल्फ, वो जो खराब समय में जो आदमी डूब जाता है उस समय निकल रहा है, खराब समय में ये रिजर्व भी होगा। वैसे घर में भी रिजर्व में अगर तुम पैसा सेव करके रखते हो साइड में, इसी समय खराब नौकरी छूट गया तो 6 महीने पास तुमको घर बैठे को दूसरा नौकरी नेक्स्ट डे कुछ तुमको अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए 6 महीना बैठो, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं, उससे अच्छा नहीं मिला तो उसके लिए तो बैठने का तुमको टाइम मिलेगा। लेकिन तुम कोई पैसा रिजर्व में रखी नहीं, तुमको तो नेक्स्ट डे खाने के लिए तुम कमाना पड़ेगा, जैसा अपॉर्चुनिटी मिले वैसे ही काम करना पड़ेगा। तुम अब चैलेंज नहीं कर सकती ना, ये तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। रिजर्व तुमको ऑप्शन दे रहा है फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन रिजर्व जो लोग रखेंगे, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ हो गया तो बस सब कुछ डाउन। पर्पस पहला है क्यों हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं, एक्सपेंशन के लिए बिजनेस का। दूसरा इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी बता दिए हैं। तीसरा रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी में डिबेंचर रिडेम्पशन होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो कहीं कुछ लिए तो उसका फिर से वापस पेमेंट भी करना पड़ेगा ना। फिर मीटिंग अनफोर्सेन कंटीजेंसी, अनफोर्सेन कंटीजेंसी को मीट करने के लिए, एंड लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी लॉ में लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि तुमको रिजर्व करना होगा, ठीक है। रेडी सर। देखो रिजर्व को बोलना এবার रिजर्व फंड, কিছু না, if reserve are invested in outside security or such security and such securities এদিকে আইন হবে হ্যাঁ, and such securities are earmarked for a particular purpose denoted by the reserve। रिजर्व में बोल दिया कि वो जो सिक्योरिटीज का जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा, then such reserve is known as reserve fund। जैसे हम लोग पढ़े थे 12 में, तुम लोग यदि पढ़े होगे तो उसमें तुम लोग पढ़े थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका मतलब क्या था कि हम एक जगह शेयर खरीदे, इन्वेस्ट किए हैं और एक रिजर्व रखा कि शेयर का मार्केट में अगर प्राइस डाउन हो गया तो इस फंड से उसको एडजस्ट कर देंगे लॉस को, उसको क्या बोले। तो ये जो पैसा जो इन्वेस्ट किए, पैसा रिजर्व का पैसा रखते हो तो कई जगह इन्वेस्ट किए, फिर अगर उस इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हुआ तो एक फंड क्रिएट किए, तो उस फंड का पैसा यूज होगा उस लॉस को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का। तो अगर हम किसी एसेट्स का फ्लक्चुएशन के लिए अगर कोई हम रिजर्व फंड क्रिएट किए हैं तो उसको बोलते हैं रिजर्व फंड, ठीक है। और उस पैसे का यूज उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, ठीक है। तो व्हेन रिजर्व आर इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करना होगा, रिजर्व में पैसा जो रखा है वो पैसा वहीं रखा रखा तो पैसा डबल नहीं हो जाएगा, उसको हम फिर इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट किसमें कर दिए, आउटसाइड सिक्योरिटीज, कोई शेयर खरीदे दूसरा कंपनी का, कोई बाहर में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो एंड सच सिक्योरिटीज आर earmarked फॉर द पर्टिकुलर, उससे जो पैसा आएगा वो उसी रिजर्व में का पार्ट होगा, ऐड ऑन हो जाएगा उस रिजर्व में, ठीक है। तो सोचो रिजर्व में 2 लाख का 20 लाख है, 20 लाख से 10 लाख रुपए हम एक फंड एक इन्वेस्टमेंट कर दिए, फिर उस शेयर्स का फ्यूचर में उसका पैसा फिर जो बढ़ रहा है इंटरेस्ट मिला वो भी उस फंड में का पार्ट हो जाएगा, यानी ऐसे प्रॉफिट से तो पैसा आया प्लस उधर से भी आ जाएगा, समझ में आया इन्वेस्टमेंट से। तो वो जो प्रॉफिट उससे जो भी पैसा आएगा वो भी उस रिजर्व का ही पार्ट होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट classification of reserve, reserve there are 2 types of reserve, one is revenue reserve, actually 3 types of reserve भी है, लेकिन in general there are 2 types of reserve, revenue reserve and capital reserve। what do you mean by revenue reserve? revenue reserve are the reserve which are set aside out of revenue profit। revenue profit মানে যে ডেইলি প্রত্যেক ইয়ারে যে আমি অপারেশন করছি সেটা আমরা রেভিনিউ রেকারিং যে আমি অপারেশন করছি রেভিনিউ জেনারেট করলাম সেই প্রফিট থেকে, মানে প্রত্যেক ইয়ারে একটা আমরা ট্রেডিং পিএল বের করছি, ওটা ওই বছরের রেভিনিউ প্রফিট হলো, পিএল থেকে যে প্রফিট বের হলো কোনো অ্যাসেটস বিক্রি করে হলো ওটা ক্যাপিটাল প্রফিट। कोई असेट्स का फर्नीचर बेच के तो प्रॉफिट हुआ, 10,000 का फर्नीचर है उसको 12,000 2,000 हुआ वो भी तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो एसेट्स बेच के काम हो रहा है, बिजनेस का एक्टिविटी के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। बिजनेस का ऑपरेशन के थ्रू जो प्रॉफिट होता है, मेरा बिजनेस का काम तो मेरा बिजनेस हो रहा है, बिजनेस का एसेट्स बेचना तो मेरा काम नहीं हो रहा है ना, कि लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दिया, ये तो नहीं हो रहा, ये तो कभी होता है हमको हटाने का रिप्लेस करके बेचना पड़ता है, ठीक है। तो वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हुआ एसेट्स बेचना। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट किसको होता है, जो बिजनेस का ऑपरेशन है, सेल परचेस करके
परचेस और सेल का थ्रू जो हो रहा है एक्टिविटीज करके हमारा जो अर्न हुआ प्रॉफिट उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। हर साल का प्रॉफिट जो हो रहा है उससे अगर यदि कोई रिजर्व पैसा निकाल के अलग से रखे हैं उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली ये वाला पैसा सोचो कि साल का इनकम हुआ, सेल्स करके इनकम 10 लाख का हुआ, खर्चा 8 लाख का, 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ एक्चुअली ये प्रॉफिट किसका होता? मालिक का। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो पूरा प्रॉफिट ओनर का कैपिटल में ऐड हो जाता, अगर पार्टनरशिप है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड हो जाता, अगर कंपनी है तो ये कंपनी क्या करता? प्रॉफिट का पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर का होता है। किसका होता है? शेयर होल्डर। शेयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द কাকে? শেয়ার হোল্ডার। প্রফিটে ওই পার্ট যেটা আমরা শেয়ার হোল্ডারকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই তাকে কি বলা হয়? ডিভিডেন্ড। ডিভিডেন্ড। কিভাবে কি বলে ডিস্ট্রিবিউট হয়? ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো প্রফিটের টাকা যখন শেয়ার কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার দিচ্ছে তাকে কি বলা হয়? কি পাচ্ছে ওরা? ডিভিডেন্ড। ঠিক আছে, তো যেটা अवेलेबल ছিল ডিভিডেন্ডে মানে কি 10 কোটি টাকার আমার রেভিনিউ আর তোমার এই খরচা হচ্ছে আমার পাবো 6 লাখ 6 করোড়, আর 4 করোড়ের প্রফিট হলো। 4 করোড় প্রফিট আমাকে শেয়ার হোল্ডারকে ডিস্ট্রিবিউট করার কথা ছিল, কিন্তু ওর মধ্যে আমি 1 কোটি টাকা কোথায় রেখে দিলাম? রিজার্ভের জন্য, ফিউচার কন্টিনজেন্সির জন্য। তার মানে যদি এই টাকাটা আমি যদি রিজার্ভে রাখতাম না তাহলে এই পুরো রেভিনিউ প্রফিট কার হতো? অ্যাজ ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যেত। তাই এদিকে डिविडेंड शॉर्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखते सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए डिविडेंड मतलब हो रहा है मालिक का पैसा, सिर्फ ओनर का, सिंगल ओनर का पैसा, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का पैसा और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स का पैसा जो दिया जाता है, प्रॉफिट का हिस्सा जो मालिक को दे दिया वही डिविडेंड यहां पर आया। ठीक है, इसका मतलब यानी अगर ये पैसा रिजर्व में नहीं रखते तो ये भी पैसा किसको भी दिया जाता? मालिक को डिविडेंड के हिसाब से दिया जाता। বুঝতে পারলে? ডিভিডেন্ড যদি আমি প্রফিটটা প্রফিট থেকে না আমি বের করছি না, ঠিক আছে, তো কোন প্রফিট? বিজনেস অপারেশনের প্রফিট। আর বিজনেস অপারেশন কি করছে? মালিকরা করছে, মালিকের এদিকে রাইট আছে এই টাকাটার উপরে, সেটা মালিককে না দিয়ে আমি ডিভিডেন্ডকে না দিয়ে আমি এটাকে রিজার্ভে রেখে দিলাম। দ্যাট ইজ কল্ড রেভিনিউ রিজার্ভ। বুঝতে পারলে? আবার টাইপ অফ রেভিনিউ রিজার্ভ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व आर दोस रिजर्व व्हिच आर नॉट क्रिएट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको क्रिएट नहीं किया गया। ठीक है, पैसा जो साइड किया वो पैसा जनरल यूज के लिए फ्यूचर कंटीजेंसी, अचानक कुछ ऐसा आ जाएगा जो पहले से हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ये वाला कि ये होगा, एक्सपेक्ट करने से एक अलग है, हम उसके लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको जो फ्यूचर में पता नहीं है, अननोन कंटीजेंसी है, उसके लिए यूज करने के लिए या फिर जनरल रिजर्व का पैसा जो कोई यूज मेरा कोई खर्चा फ्यूचर में नहीं है तब जो पैसा रख रहा है तो वो क्या होगा? फ्यूचर में मेरा एक्सपेंशन में काम में आएगा। दो पर्पस के लिए जनरल रिजर्व हो रहा है, फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए और फिर फ्यूचर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। But specific reserve are those reserve which are set aside out of revenue profit for specific purpose, like workmen compensation reserve. Future এ ওয়ার্কারদের যদি কিছু কম্পেনসেশন দিতে হয় কোনো কারণে তার জন্য ইউজ হবে এই ফান্ডটা, এই ফান্ডে এই রিজার্ভে টাকা অন্য কোনো জিনিসে ইউজ হবে না। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर गया, शेयर मार्केट का वैल्यू शेयर जो पर इन्वेस्ट किए हैं किसी शेयर में इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू डिक्रीज कर गया तो उसी में ये वाला लॉस को मीट करने के लिए यूज होगा, अदर दूसरा चीज के लिए यूज नहीं होगा। बिल्डिंग रिप्लेसमेंट रिजर्व, तो बिल्डिंग का रिप्लेसमेंट समझ रहे? तो ये चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो, दोनों की एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट समझ में आया?